सभी का स्वागत है। मेरा आपका हम सभी का प्यारा सा चैनल एसपी मिश्रास कॉमर्स एकेडमी। हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है वो चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम जो पहला यूनिट है उसका चैप्टर 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जल्द से जल्द पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि इसके सारे टर्मिनोलॉजीज सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं तो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक जो है पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों। पहला जो टॉपिक है इसमें मैं कवर करूंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का डोमेस्टिक एंड वर्सेस नेशनल टेरिटरी ऑफ कंट्री। डोमेस्टिक और नेशनल टेरिटरी क्या है इसको जानेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ये क्या है, एंटायर कॉन्सेप्ट को जाना है। जो हमारा टॉपिक 3 है वो है फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स क्या है इसको भी हम जानेंगे। नेक्स्ट आता है फैक्टर इनकम या इसको हम फैक्टर पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट वर्सेस ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट क्या है इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशंस वर्सेस कैपिटल लॉस क्या है और ग्रॉस एंड नेट वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे 6th टॉपिक। वो 6th टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या है, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। ये पूरे चैप्टर में हम इस टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों जो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई भी कंट्री में 2 ही सेक्टर होते हैं और जो फॉर्म सेक्टर था वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर क्या कर रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा था। और वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे थे हाउस होल्ड और वो परचेज करके क्या कर रहे थे, उसके बदले में जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर्म्स को मिल रहा था और फॉर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले फैक्टर पेमेंट दे रहा था। और एक कंट्री के अंदर जनरेट होने वाली इनकम को ही हम नेशनल इनकम कहते थे। मान लीजिए कि किसी एक कंट्री में कोई गुड्स एंड सर्विसेज की कमी पड़ गई तो हम क्या करते थे, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे। जब किसी कंट्री के अंदर की प्रोडक्शन के साथ हम बाहर से आने वाली इनकम को हम जोड़ दें तो हम दोनों को मिलाकर बोलेंगे हमारे देश की इनकम। तो चलिए हमारा जो पहला टॉपिक था उस टॉपिक में हम वापस आ जाते हैं। वो टॉपिक हमारा है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी हम किसको कहेंगे। तो बच्चों जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंडिया मैप का ड्रॉ किया गया है आप लोगों के इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारे कंट्री का जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के अंदर जितने प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शंस हो रहा है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का प्रोडक्शन कहा जाएगा। मतलब हमारे बाउंड्री के अंदर जितने प्रोडक्शंस होते हैं हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का प्रोडक्शंस कहते हैं। अब बच्चों इसके हिसाब से यदि हम जानेंगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशंस। अब बच्चों समझो जो हमको ये दिख रहा है ये है जियोग्राफिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री का दायरा जियोग्राफिकल बाउंड्री से ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। अब क्यों होगा, जब हम ये कॉन्सेप्ट को जानेंगे तब हमको ये समझ में आ जाएगा। तो पहले जानते हैं ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है या पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है। तो जैसे हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री में जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद जितने भी शिप एयरक्राफ्ट हमारे कंट्री की होगी, हमारे कंट्री के कोई भी इंसान जो ओन करता है वो दुनिया में कहीं भी हो तो वो किसका होगा, हमारा ही
पॉलिटिकल टेरिटरी होगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के जुरिडिक्शंस में ही वो एरिया आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हमारा शिप पार्क है कहीं भी अमेरिकन किसी सी पोर्ट में, तो वो शिप वाला जो अंदर का हिस्सा है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। क्यों? क्योंकि वो शिप हमारा गवर्नमेंट ओन करता है। उसके बाहर वाला हिस्सा भले ही उनका हो, बट अंदर वाला हिस्सा हमारा ही होगा। वैसे ही एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। लेट्स से यदि एयरक्राफ्ट मान लीजिए लंदन के एयरपोर्ट में पार्क है, ये एयरक्राफ्ट का अंदर वाला हिस्सा होगा हमारा टेरिटरी, बाहर हम एरोप्लेन से बाहर उतर गए तो वो हो गया उनका टेरिटरी, मतलब लंदन में है। और जैसे हम अंदर आ जाएं तो वो हम इंडिया में है, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है। वैसे ही फिशिंग वेसल्स हैं, जितने भी मछली पकड़ने वाले वेसल्स होते हैं, ऑयल नेचुरल गैस के रिग होते हैं, यदि वो हमारे कंट्री का है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, डिस्पाइट बीइंग कहीं भी पृथ्वी में वो हो, वो हमारा ही होगा, क्योंकि वो हम ओन करते हैं। पॉलिटिकली वो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, हमारे गवर्नमेंट के जुरिडिक्शंस में वो आता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी। सेम चीज आ जाता है बच्चों, एम्बेसीज हो गया, मिलिट्री बेसिस हो गया, या साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एरिया हमारे भारत के अलावा कहीं दूसरे जगह पे है तो डेफिनेट सी बात है वो भी हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आ जाएगी। जैसे एम्बेसीज क्यों आएगी, इसको ऐसे समझते हैं, हमारा एम्बेसी मान लीजिए यूएसए में है, यूएसए में जो हमारी एम्बेसी है, ये एम्बेसी के अंदर वाली सारी हिस्सा वो किसका होगा? हमारा ही एरिया कहलाएगा, क्योंकि हमारे जुरिडिक्शंस में आता है। इसके अंदर जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम किसका है? हमारे इंडिया का है। कैसे? मान लो अमेरिकन, किसी भी अमेरिकन सिटीजन को इंडिया आना है, जाहिर सी बात है वो इंडियन एम्बेसी में जाएगा, वीजा के लिए अप्लाई करेगा और उसके लिए कुछ फीस जरूर देगा, और जो फीस हमारा एम्बेसी ने वहाँ पे अर्न किया वो हमारा इनकम है, मतलब हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। इसके मेन गेट में आप ऐसा समझो, आप मेन गेट के अंदर चले गए तो इंडिया में आ गए, मेन गेट से बाहर आ गए तो आप यूएसए में चले गए। वैसे ही मान लो यूएसए का एम्बेसी हमारे कंट्री में है, और हमारे कंट्री में जितना एरिया में यूएस एम्बेसी है वो यूएस का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, ना कि हमारे कंट्री में होने के बावजूद वो नहीं होगा। इसीलिए पॉलिटिकल बाउंड्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री से ज़्यादा होता है। वैसे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो एम्बेसीज बाहर देश की कंट्री की होती है वो हमारे इंडिया में है तो हमारा नहीं होगा, और अदर कंट्री का कोई भी मिलिट्री बेस हमारे भारत में है तो भी वो हमारा टेरिटरी नहीं होगा। जिस कंट्री का वो मिलिट्री बेस हमारे कंट्री में है वो उन्हीं कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, क्योंकि फॉर दैट टाइम बीइंग उन्हीं का जुरिडिक्शंस वहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं वही ऑफिसेस, मान लो इंटरनेशनल ऑफिसेस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे यूएनओ का कोई ऑफिस है तो यूएनओ का ऑफिस का जो अंदर वाली हिस्सा होता है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। मैं मेंशन करना वो हमारा है नॉर्मल रेसिडेंट वर्सेस सिटीजन्स। ये क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन है वो मिस्टेक हो जाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये क्या है। जैसे हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा बच्चों? ऐसा इंसान, वो चाहे इंसान हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो कोई भी हो, वो एक इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे कि अमेजन हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, टेस्ला हो सकता है, या कोई इंसान है जो अदर कंट्री का सिटीजन है वो हमारे कंट्री में रह रहा है। यदि वो 1 साल से ज़्यादा हमारे कंट्री में है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में लाई करता है तो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। जैसे यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है, आप देख सकते हो, It refers to person or any institution, organizations living in a country for period of more than 1 year and his or her economic interest. Economic interest in the sense क्या है बच्चों? Maximum part of saving
कंजप्शंस, इन्वेस्टमेंट या इनकम अर्निंग, इनको हम बोलेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री। यदि ऐसा है तब हम उसको बोलेंगे नॉर्मल सिटीजन्स। वंस अगेन मैं आपको समझा दूं कि नॉर्मल सिटीजन कोई इंसान इंसान ही नहीं होगा, वो इंसान हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे टेस्ला, अमेजन वगैरह कंपनी हो सकते हैं, या कोई इंसान हो सकता है। यदि वो हमारे कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में लाई करता है तो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेविंग, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम अर्निंग, तो वो हो गया हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। अब हम इसको देखते हैं बच्चों, नॉर्मल रेसिडेंट कैसे हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे हाउ डज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प अस टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा गया, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि यहाँ मेंशन कर दूं। कॉन्सेप्ट ऑफ एनआर, concept of normal resident helps to differentiate between domestic and national territory of a country. Let's say कोई इंसान इंडिया का है, वो रह रहा है दुबई में, तो वो दुबई का नॉर्मल रेसिडेंट होगा या नहीं होगा, या दुबई का कोई इंसान हमारे भारत में रह रहा है तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट होगा नहीं होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? वो भी इनकम कर रहा है, वो भी इनकम जनरेट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे? हमको नॉर्मल रेसिडेंट की कॉन्सेप्ट यदि पता नहीं है तो हमारी जो नेशनल इनकम है, देश की इनकम या डोमेस्टिक इनकम, हमको कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको जानना है कि हम किसे नॉर्मल रेसिडेंट कहें, किसे नहीं। नेक्स्ट आता है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स द फॉलोइंग। हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री किस किस को कहेंगे? पीपल हु आर गोइंग अब्रॉड फॉर ट्रैवल, एजुकेशंस और मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे होंगे। क्या हम इन लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे? जो लोग हमारे कंट्री से किसी और कंट्री में जा रहे हैं या किसी कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है हम उन लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा तो हमारे कंट्री में नहीं रहे होंगे, तो डेफिनेट सी बात है हम नहीं कहेंगे। जो लोग हमारे कंट्री में ट्रैवल पर्पस से आए, एजुकेशन पर्पस से आए, मेडिकल पर्पस से आए, तो हम उनको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे नहीं। हाँ, यही यदि मोर देन 1 ईयर वो हमारे कंट्री में रहने लग गए, उनकी इन्वेस्टमेंट है, इनकम कर रहे हैं या सेविंग कर रहे हैं, तब हम उनको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। वर्कर्स हु क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑन डेली बेसिस फॉर जॉब पर्पस। लेट्स से कोई हमारा भारत का इंसान नेपाल में जा रहा है, वो डेली नेपाल में जा रहा है, काम कर रहा है, फिर आ रहा है, तो या नेपाल का इंसान हमारे कंट्री में आ रहा है, जा रहा है, तो हमारे कंट्री में तो वो अर्न कर रहा है ना, तो डेफिनेट सी बात है हम उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट हमारे कंट्री का कहेंगे, क्योंकि इनकम हमारी कंट्री में है। नेक्स्ट आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, दे आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। हमारा नहीं होगा, जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स होगी ऑर्गेनाइजेशन से, उनका वो इंटरनेशनल टेरिटरी कहलाया जाएगा, किसी एक का नहीं है। और मान लीजिए कोई डिप्लोमेट है, कंसल्टेंट है, जो रह रहा है ऑफिशियल्स है या डिप्लोमेट ऑफिशियल्स है, वो सब भी हमारे ये नॉर्मल रेसिडेंट के कैटेगरी में नहीं आएंगे। उनके ऑफिसेस हो गया या वो लोग हो गए, वो नहीं आएंगे। जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, मान लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जॉब है। अब मान लो कि हमारा जो एम्बेसी का कोई हेड है, जो अमेरिकन एम्बेसी में इंडिया का इंसान है, वो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी में रह रहा है, तो उसको क्या हम बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट? कभी नहीं बोलेंगे। ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी, और वो तो हमारे अमेरिका में एम्बेसी के अंदर, हमारे ही टेरिटरी के अंदर है ना, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट होगा ही नहीं, डिस्पाइट बीइंग लिविंग मोर देन 5 ईयर्स या 1 ईयर्स, उसको हम कभी नहीं कहेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है कि हम किसको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे, किसको नहीं। अब आते हैं हमारी जो डाले थे हम नॉर्मल रेसिडेंट वर्सेस सिटीजनशिप, हम किसको सिटीजन कहेंगे, किसको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। बच्चों ऐसा समझो, नॉर्मल रेसिडेंट हो गया ये जो मोर देन 1 ईयर्स हमारे कंट्री में रह रहा है, या इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में लाई कर रहा है, यदि दोनों हैं तभी वो नॉर्मल रेसिडेंट है, तो हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। सिटीजन वो इंसान हो गया जो हमारे कंट्री में पैदा हुआ है, जो कंट्री में
पैदा हुआ है वो हमारे कंट्री का सिटीजन हो जाएगा और उसका इनकम तो बाय डिफ़ॉल्ट जुड़ेगा। बट नॉर्मल रेजिडेंट वाली कंसेप्ट जो बाहर से इनकम आ रही है या जो हमारे कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो कुछ पार्ट तो ले ही जा रहे होंगे ना भाई। मान लो यूएसए का कोई इंसान है जो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है, जाहिर सी बात है वो इनकम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट बहुत सारे जो फाइनल पैसा है वो तो अपने कंट्री में भेज ही रहा होगा ना। हम जैसे अमेरिका में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, तो दुबई में हम ज़रूर इनकम कर रहे हैं, बट उसका पैसा तो हम हमारे कंट्री में भेजते हैं ना, भेजते ही नहीं भेजते हैं। ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी पड़ेगा, ज़रूर मतलब क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट है नेशनल इनकम की काउंटिंग में, नहीं तो हमारी इनकम क्या हो जाएगा, सही नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मल रेजिडेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के सामने भी ये सारी चीज़ें प्रॉपर नोट्स भी आपको आ जा रही है। अब वीडियो को पॉज कर करके वो नोट्स को ज़रूर लिख लीजिए जो बहुत काम आएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है NFIA, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये नेट फैक्टर इनकम को कैसे करें। बच्चों इसकी मीनिंग क्या है पहले समझ लेते हैं। अभी जो इससे पहले वाला टॉपिक था वो था हमारा नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, एक इंसान जो हमारे कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे कंट्री में लाई करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सेंस उसकी अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शंस, यदि ये सारी चीज़ें उस कंट्री में लाई करता है, मतलब हमारे कंट्री में लाई करता है, तो वो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। तो ये हो गया कि NFIA इज द इनकम अर्न्ड फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट, different economic activity by a normal resident of a particular country living anywhere in the world। मतलब हमारे कंट्री का मात्र हमारा इंसान है, हमारे कंट्री का सिटीजन है, वो रहे अमेरिका में रहा है और अमेरिका में 1 साल से ज़्यादा हो गया और वहाँ रहकर वो क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। उसका इनकम जो होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम क्या कह देंगे, हमारी इनकम कहेंगे। NFIA इज द इनकम अर्न फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसी को ही हम कंसिडर करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय नॉर्मल रेसिडेंट, वो हमारे कंट्री में चाहे रह रहा है या दूसरे किसी भी कंट्री में रह रहा है, तो दूसरे के हमारा सिटीजन दूसरे कंट्री में रह रहा है तो वो पर्टिकुलर कंट्री में लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री में वो रह रहा हो, उसकी इनकम हमारी नेशनल इनकम में जोड़ी जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारा इंसान बाहर रह रहा है और वो जो इनकम जनरेट कर रहा है वो हमारे कंट्री में आ रहा है, तब हमने उसको क्या बोला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली फ्लो चार्ट में समझते हैं क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ NFIA ये होता है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिविंग इन वर्ल्ड। एक ऐसा इंसान वो क्या कर रहा है, हमारे इंडिया का इंसान है और रह रहा है बाहर, लेट्स से कहाँ रह रहा है, USA में रह रहा है। मतलब ये जो इंसान है नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का है, इंडिया का है और रह कहाँ रहा है, बाहर दूसरे कंट्री में रह रहा है। और नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री लिविंग इन इंडिया, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट है दूसरे किसी कंट्री का है और रह कहाँ रहा है, इंडिया में रह रहा है। जाहिर सी बात है हम यहाँ समझेंगे जो इनकम ये जनरेट करेगा, जो इनकम इंडिया में रहने वाला नॉर्मल रेसिडेंट जनरेट करेगा, वो क्या करेगा, बाहर भेजेगा ना भाई, डेफिनेटली भेजेगा। सेकेंड थिंग हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट जो है वो अब्रॉड में रह रहा है इंडिया का, तो उस कंट्री से USA से इनकम को कहाँ पे लेके आएगा, इंडिया में लेके आएगा। और इंडिया का जो नॉर्मल रेसिडेंट है, मतलब USA का नॉर्मल रेसिडेंट जो इंडिया में रह रहा है वो इनकम को अपने कंट्री में ले जाएगा और USA में जो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया का रह रहा है वो क्या करेगा, इनकम को हमारे कंट्री में लेके आएगा। Y को मतलब इनकम को Y से डिनोट करते हैं बच्चों। तो ये क्या कर रहा है, इंडिया में जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो फाइनली जो उसकी फाइनल इनकम है वो USA भेज रहा है और USA का जो
नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का यूएसए में रह रहा है, वो इनकम को इंडिया में भेज रहा है। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के लिए। चलिए हम जानते हैं इसको कैसे करते हैं। ये दोनों तो आपको समझ में आ गया होगा, दो इंसान जो एक दूसरे के कंट्री में रह रहे हैं और एक दूसरे का वो नॉर्मल रेजिडेंट हैं। सेकंड हो गया इनकम अर्नड इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये इंसान जो है यूएसए में रह रहा है, मतलब वो इनकम जो भी जनरेट कर रहा है, ये इनकम क्या कर रहा है, वहां जनरेट कर रहा है और इंडिया में लेकर आ रहा है। तो इस इनकम को हमने क्या बोला बच्चों, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो इनकम वो इंडिया यूएसए से इंडिया लेके आया, हमने इसको क्या बोला, फ्रॉम बोला। और जो इंडिया से इनकम यूएसए गया, हमने उसको बोला टू अब्रॉड, मतलब यूएसए का इनकम इंडिया में आया, हमने बोला इंडिया में कहाँ से आया, फ्रॉम अब्रॉड से आया। इंडिया से जो चला गया उसको हमने क्या बोला, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले टॉपिक में बता दिया है। स्किप मत करो, पूरे वीडियोस को अच्छे से देखो और कॉपी पेन पकड़ के लिखते रहो, तभी तो समझ में आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यदि क्लियर हो गया है, तो यदि हमको नेट फैक्टर इनकम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जितना आया है उससे हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जितना आया है उससे हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे। लेट्स से हमारे भारत में ये जो यूएसए से बंदा है उसने 100 रुपये हमारे कंट्री में लेकर आया, और हमारा जो ये इंडिया में रह रहा था यूएसए का इंसान, उसने 80 रुपये क्या करा, अपने कंट्री भेज दिया। तो हमारा NFIA क्या होगा, 100 - 80 इज इक्वल टू 20। 100 - 80 इज इक्वल टू 20, ये है हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पे यदि मैं आपको बोलूं डोमेस्टिक इनकम हमारा कितना था, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम था, लेट्स से ये था 2000 रुपए, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से कितना आया, 20। तो हमने क्या करा, 20 को यहाँ पे प्लस कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, 2020 रुपीज हमारा है क्या बच्चों, नेशनल इनकम। इसीलिए हम बोलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको नोट बना लो, और आपके स्क्रीन में भी आ रहा होगा बहुत अच्छे से टेबल बना के, तो उसको भी आप पॉज करके नोट कर लो। चलिए हम इसका कुछ और चीजें हैं जिसको हम जान लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA क्या है, जानते हैं कंपोनेंट ऑफ NFIA क्या क्या है। तो NFIA तो हमने अभी समझ गए थे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है और कैसे ये नेशनल इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ कंपोनेंट को हम जान लेते हैं, नहीं तो आप NFIA कैसे निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं NFIA के बच्चों 3 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इसको यदि ऐसे समझें कि भारत का कोई इंसान यूएसए में रहता है तो ये किस किस तरीके से अपना इनकम जनरेट कर सकता है, हम उसी को ही बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब ये कंपोनेंट हम किसको कहेंगे, लेट्स से इंडिया का कोई इंसान है बच्चों, ये बाहर रह रहा है, मतलब यूएसए में रह रहा है, यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट है। तो ये यदि नॉर्मल रेसिडेंट है, यूएसए में है, तो ये किस किस तरीके का इनकम जनरेट कर सकता है या इनकम कर रहा होगा, हम उसी को ही बोलेंगे कंपोनेंट्स। तो चलो समझते हैं कि क्या कंपोनेंट है। पहला एक ऐसा कंपोनेंट हो सकता है जो नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कोई काम वो कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या मिलता है बच्चों, पैसा मिलता है, मतलब नेट वेजेस एंड सैलरी। मतलब पहला कंपोनेंट क्या हो सकता है, ये इंसान जो अमेरिका में रह रहा है ये क्या कमा सकता है, जाहिर सी बात है ये एक तो होगा सैलरी के रूप में वो पैसा कमा रहा होगा, कहीं पे कोई काम कर रहा होगा जिससे उसको सैलरी मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग हो गया नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मान लो कोई ऐसा इंसान है जो इंडिया का सिटीजन है और वो रह यूएसए में रहा है और वहाँ का वो नॉर्मल रेजिडेंट है, तो वो ऐसे भी पैसा कमा रहा होगा, उसका प्रॉपर्टी होगा जिससे रेंट मिल रहा होगा, कोई बिजनेस होगा जिससे प्रॉफिट मिल रहा है, और पैसा इन्वेस्ट किया होगा जिसका इंटरेस्ट इसको मिल रहा है। तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा कंपोनेंट ये हो सकता है नेट रिटेन्ड अर्निंग
जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। कोई बिजनेस है जिसका उसने क्या करा है, रेसिडेंट कंपनी है वहाँ पे है और उसका कोई पैसा वो सेव कर रहा है। जैसे हमारे भारत का टाटा वहाँ पे यूएसए में कार वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो कॉर्पोरेट सेविंग होता है वो भी हमारा नेट फैक्टर इनकम में आएगा, वो हमारा इनकम है। समझ में आया बच्चों? तो इंडिया का रेसिडेंट जो यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट है, वो जो इनकम कर रहा है तो किस किस तरीके कितने कितने तरीके से इनकम कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। तो यहाँ नीचे दिया है नेशनल इनकम ऑफ कंट्री कैसे निकाला जाता है, यही आपको समझना है। देखो पहले हमको निकालना है डोमेस्टिक इनकम। हम डोमेस्टिक इनकम को कैसे निकालेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिविंग इन इंडिया, इंडिया में है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है और इंडिया में है, उसकी जो फैक्टर इनकम है वो, प्लस नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री लिविंग इन इंडिया, कोई दूसरे कंट्री का वो रह रहा है, वो भाई पैसा तो अर्न कर रहा होगा ना, उसका तो हमको टैक्स वगैरह वसूल रहा है ना, ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, हमारी टेरिटरी के अंदर वो इनकम कर रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। दोनों के इनकम को जोड़ो, हमको निकला क्या, डोमेस्टिक इनकम। इसके बाद हम आ जाएंगे नेट, ये वाला क्या, दो कंपोनेंट जिससे हम NFIA निकालते हैं, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिविंग अदर कंट्री, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब बाहर से जो पैसा आया और हमारे कंट्री से जो पैसा गया हम माइनस कर देंगे तो हमको फाइनल वैल्यू पता चलेगा, वही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था NFIA में। डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम को फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, नेशनल इनकम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगला इम्पॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो जानना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। गुड्स ऐसा कौन सा है जिसको हम इनकम में, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में जोड़ेंगे या डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशन में जोड़ेंगे, उसको हमको जानना है। बच्चों गुड्स हमारा जो होता है ना, दो गुड्स हो सकता है, जैसे फाइनल गुड्स होगा एंड इंटरमीडिएट गुड्स होगा। जो गुड्स हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं, मतलब इसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है, वो हो गया आपका फाइनल गुड्स। और ऐसा गुड्स जो बाद में जाकर भी दूसरे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में काम पे आएगा, मतलब प्रोडक्शन होगी आगे चल के, एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा, हम उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि नट एंड बोल्ट, नट बोल्ट किसी बाइक कंपनी के लिए ज़रूरत पड़ रही है, वो नट बोल्ट बाइक में जुड़ेगा, बाइक के फाइनल प्राइस में नट बोल्ट का पैसा जुड़ेगा, ना कि नट बोल्ट को भी हम जोड़ेंगे नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि फर्दर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। तो चलते हैं ब्रीफली थोड़ा समझते हैं। यही आपके स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो बच्चों, पॉज करके नोट कर सकते हो। तो कॉपी और पेन होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं। फाइनल गुड्स आर मिंट फॉर द फाइनल कंजप्शंस, या इसको हम कंज्यूमर गुड्स के नाम से भी बोलेंगे, क्योंकि कंज्यूमर जो गुड्स लेगा वो क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। और फाइनल इन्वेस्टमेंट भी हम उसको बोलेंगे कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूस्ड, मतलब प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कैपिटल गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स का दूसरा रूप। फाइनल गुड्स हम उसको बोलेंगे, यदि कंज्यूमर यूज कर रहा है तो कंज्यूमर गुड्स, यदि कैपिटल मतलब प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो हम उसको कैपिटल गुड्स कहेंगे। और फाइनल इन्वेस्टमेंट भी हम कहेंगे, मतलब फाइनली हमने पैसा कहीं पे लगाया हुआ है तो किसी में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे घर खरीद लिया, तो वो फाइनल ही कहलाएगा। तो इन दैट केस आपका क्या हो गया, ये फाइनल इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर यूज कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स कहा जाएगा फाइनल गुड्स को। फाइनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो फाइनल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। यदि कैपिटल गुड्स हम कब कहेंगे, प्रोड्यूसर यदि यूज कर रहा है। तो देखो इतना फॉर्म है फाइनल गुड्स का। इसके बाद आता है दे आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ये फाइनल गुड्स जो है वो आपका प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के लिए नहीं जाएगा, वो कहानी खत्म है उसकी, अब वहाँ से वो फाइनल कहलाएगा। दे आर यूज फॉर द फाइनल यूज, मतलब गाड़ी किसी कंपनी ने बनाया, टायर किसने बनाया, इंजन किसने बनाया, मिरर किसने बनाया, सीट किसने बनाया, बट फाइनली जो गाड़ी बिक गई, आगे जाके गाड़ी का होना क्या है, कुछ नहीं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, जाहिर सी बात है वो हमारा फाइनल गुड्स ही हो जाएगा। अब इसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी दूंगा जो आप आइडेंटिफाई करोगे किसको क्या कहते हैं। दे आर यूज टू बी फाइनल यूज। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। हमने ऑलरेडी पढ़ा है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस्ड इन द
given boundary in a given period of time will be considered as gross domestic product। मतलब जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हो रही है उसकी फाइनल वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सेम चीज़ आपका जो फाइनल गुड्स है उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसी को ही हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में जोड़ेंगे। नेक्स्ट ठीक आ जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जाएगी। दे आर टू बी कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। यहाँ पे बात सोचने वाली है, ऐसा कोई भी गुड्स हो वो 1 ईयर तक ही देखा जाएगा एज ए कंज्यूमर गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। मान लीजिए कोई नट बोल्ट बनाया गया तो इस साल बनाया गया तो वो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जानी चाहिए। नहीं तो बच्चों फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारा 1 ही साल का होता है ना। इसके कमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर गुड्स जो भी इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी हैं ये रीसेल या फर्दर प्रोडक्शंस के लिए यूज होगा एंड दे आर टू बी कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर कंज्यूम करना है, नहीं तो वो हमारा कंज्यूमर गुड्स नहीं करेगा या इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाएगा। बार बार कंज्यूमर गुड्स निकल जा रहा है, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स। दे आर स्टिल इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब वो फाइनल उसका एंड यूज नहीं आया है, वो बार बार क्या हो रहा है, मतलब आगे चल के प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। दे आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शंस। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि बच्चों इसकी इनकम फाइनल वैल्यू में गिनी जाएगी। जैसे लेट्स से एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया, तो हम ऐसे ले लेते हैं एक बाइक जब बनाई जाएगी, नट बोल्ट है, ये नट या बोल्ट यदि हम खरीदते हैं बच्चों, ये नट बोल्ट क्या हो गया, आगे जाके यूज होने वाला है बाइक में। तो बाइक का जो फाइनल प्राइस होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो ये 1 लाख रुपए आपका क्या है, ये 1 लाख रुपए बाइक का है, तो ये नट बोल्ट का कॉस्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। मान लो नट बोल्ट का कॉस्ट भी हम ले लेते हैं और बाइक का 1 लाख कॉस्ट भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ गया कि नहीं आ गया? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, मतलब नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग हो गया। इन दैट केस हमारा नेशनल इनकम तो भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की क्या हम बात कर रहे हैं, वो तो 1 ही साल में हो जाए। ऐसा यदि बात है तो 1 ही साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम पहुंच जाए, नहीं। यहाँ बात होती है कि हमारा ये नट बोल्ट का कॉस्ट नहीं जुड़ेगा, हम सीधा जोड़ेंगे बाइक की कॉस्ट, क्योंकि ये नट बोल्ट टायर जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे लगे हुए हैं ये फाइनल कॉस्टिंग बाइक में ही आ जाएगा। जैसे आप कोई समोसा खाओगे, समोसे को एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब आप समोसे मार्केट में खरीदने जाते हो तो क्या समोसे वाला आपको बोलता है भैया मैदा के लिए 2 रुपये दे दे, तेल के लिए 1 रुपये दे दे, आलू के लिए 1 रुपये दे दे, मसाले के लिए 1 रुपये दे दे? नहीं, वो डायरेक्टली आपको बोलता है 10 रुपये दे दो। मतलब आलू, तेल, मैदा, ये सारे चीज़ें क्या हो गया, इंटरमीडिएरी गुड्स होंगे, और फाइनल गुड्स कौन सा हो गया, समोसा। और ये सारी गुड्स की वैल्यू उस पर जुड़ा हुआ है, इसीलिए आलू मैदा की अलग से हम जोड़ लेंगे और इसकी समोसे की भी जोड़ लेंगे, तो दोनों का वैल्यू जुड़ के क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिखाएगा। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यहाँ पर रेज हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी डोमेस्टिक इनकम या हमारे नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते, फाइनल गुड्स की फाइनल वैल्यू को ही जोड़ा जाता है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब हमारा फैक्टर इनकम या पेमेंट हम किसको कहेंगे और ट्रांसफ़र इनकम या पेमेंट किसको कहेंगे? अब समझना बच्चों, मैं यदि कोई काम कर रहा हूँ जिसके बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, तो मैंने कोई फैक्टर सर्विसेज दिया जिसके बदले मुझे पैसा मिला, तो उस काइंड ऑफ इनकम को हम कहेंगे फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बदले मुझे, मेरे सर्विसेज के बदले मुझे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो होगा हमारा फैक्टर इनकम। मेरा फैक्टर इनकम होगा, स्कूल के लिए क्या होगा, फैक्टर पेमेंट होगा, उसने उस फैक्टर के लिए, उस सर्विसेज के लिए पेमेंट किया। वैसे ट्रांसफ़र इनकम क्या होगा, मान लीजिए मैं मेरे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो उसके बदले में मैं कोई भी पेमेंट नहीं लूँगा। मान लीजिए मुझे पेमेंट मिल भी जाता है तो उसको मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो मेरा फैक्टर पेमेंट है। ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप भाई हैं तो बहन ने आपको राखी बांधा, वो राखी बांधने के बदले में आपने कुछ भी दिया,
तो वो लव एंड अफेक्शन के लिए आपने दिया, तो वो कोई हमारा फैक्टर पेमेंट नहीं होगा। उस टाइप ऑफ इनकम को हम बोलेंगे या पेमेंट को हम बोलेंगे ट्रांसफ़र इनकम, क्योंकि आपके लिए उनने कोई काम करके नहीं दिया है जिसके लिए आप पैसा दे रहे हैं। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, तो क्या वो उनका काम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया, तो उसके लिए मान लो आप पैसा दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। ऐसा पापा जी ने क्या किया, बोले 10,000 रुपये रखो, तो उसको क्या कहा जाएगा? कभी भी फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम नहीं कहा जाएगा। पापा आपको जेब में 50 रुपये दे रहे हैं, बेटा ले खर्चा कर, तो उसके लिए आपने कोई काम करके दिया? नहीं दिया। तो वो जो आपका पेमेंट आपके पापा जी ने किया उनके लिए हुआ, वो क्या? ट्रांसफ़र पेमेंट। और आपका जो इनकम हुआ, आपने कुछ नहीं किया, फ्री फोकट का आपके पास आ गया, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र इनकम। तो डिटेल में थोड़ा रिटन फॉर्म में आप जान लो, जो आपके स्क्रीन में भी आ रहा है। तो क्या है? इनकम ऑन फॉर ऑफरिंग प्रोडक्टिव फैक्टर सर्विसेज, जो होगा उसको हम फैक्टर इनकम कहेंगे। इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ बीन डन। इस जो फैक्टर इनकम या पेमेंट होगा, इसको हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेशन में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज या गुड्स का क्या हुआ है बच्चों? प्रोडक्शन हुआ है। इट इज़ अर्निंग कंसेप्ट, मतलब पैसा कमाया जा रहा है। इसमें क्या आएगा? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मतलब कोई काम के बदले में जो पैसा मिला हुआ है उसको हमने बोला है फैक्टर इनकम, और जिनने दिया है उनके लिए वो हो गया फैक्टर पेमेंट। सेम चीज़ आपका यहाँ पे आ गया। ट्रांसफ़र इनकम या पेमेंट क्या है? इनकम ऑन फॉर अ नॉट ऑफरिंग एनी प्रोडक्टिव फैक्टर सर्विसेज, कोई भी फैक्टर सर्विसेज के बदले पेमेंट नहीं मिला है, फ्री फोकट का मिला है, उसको हमने इसीलिए बोला ट्रांसफ़र इनकम या पेमेंट। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नो प्रोडक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कोई प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए वो हमारे डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी। नेक्स्ट, इट इज़ अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ये 100% ध्यान देना, आपको जब डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। हाँ, लो, जैसे हमने दान दक्षिणा दिया है, गणेश चतुर्थी हो गया, या डिफरेंट डोनेशन देते हैं, वो क्या है? रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। आप इस तरीके से उसको याद रखो। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, हमारे जो अबव एज हैं, एज्ड इंसान हैं जो 60 साल से ज़्यादा हैं, उन लोग कोई काम करते हैं सरकार के लिए, ऑफिस जाते हैं, कुछ काम करते हैं? नहीं, उनको पैसा मिलता है, तो उसको सरकार का क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलती है, बेकारी भत्ता, वो भी हमारा क्या हो जाए? कोई काम तो करते नहीं, वैसे भी 4,000 5,000 यदि मिलता है, जैसे फ्रांस देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। स्कॉलरशिप जो आप कुछ करके दे रहे हो, नहीं पढ़ने के लिए आपको सरकार दे रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र इनकम में आएगा, और वो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा, ये याद रखना। और आपको जब पूछा जाएगा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन, तो आपको एज इट इज़ लिखना है, जैसे आपके स्क्रीन में अभी फ्लैश हो रहा है। ओके, तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम आ गए हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या है? अब ऐसे समझते हैं, मेरे पास एक बच्चों है मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन मैंने लिया था बच्चों 17,000 रुपये में। कितने रुपए में लिया था बच्चों? 17,000 रुपये में लिया था। अब 17,000 रुपये में मैंने जो ये फ़ोन लिया था, यदि अभी इस फ़ोन को मैं बेचूं, मतलब ये फ़ोन मान लो अभी हो गया है 2 साल। कितना हो गया है? 2 साल हो गया। इस फ़ोन की अभी की जो वैल्यू होगी, मतलब जितनी भी वैल्यू है, हम उसको यदि हटा दें, लेट से ये अभी घट जाएगा, तो कितने में आ जाएगा? बहुत, 1 साल का 5,000 7,000 8,000 के हिसाब से हम कमा देते हैं। 7,000 हमने कमा लिया, 2 साल हो गया, 7,000 का मैंने क्या करा? 14,000 रुपये माइनस कर दिया। मतलब होता है, मतलब कहीं भी आप दुकान में इसको रीसेल करने जाओ, वो इसके स्क्रीन वगैरह देखते हैं, मोबाइल वगैरह, बैटरी बैकअप, स्क्रैचेस, कहाँ कुछ है क्या, देख कर वो एक वैल्यू फिक्स करते हैं। और जो वैल्यू इनने फिक्स किया, कितना किया? वो माइनस, मतलब इतना वैल्यू उनने डिडक्ट करने का सोचा 17,000 से। तो 17,000 से 14,000 को जो माइनस कर दिया गया, वो हो गया डेप्रीशिएशन वैल्यू। ये डेप्रीशिएशन वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू बचता है, 17 से 14 गया तो कितना है बच्चों? जाहिर सी बात है, दुख भरी बात है, 3,000 बचा। ये 3,000 हमारा क्या हो जाएगा? नेट वैल्यू हो जाएगा। मतलब ये
पैसा जो थी वो गई, मतलब जो जितने साल मैंने उसको यूज़ किया है, वेयर एंड टीयर एक्सपेंडिचर हम उसको कहते हैं। मतलब जितना मैंने यूज़ किया वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कोई भी एक कैपिटल है, मतलब डिप्रिसिएशन को दूसरे नाम से यदि बोला गया होगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो आप समझ जाना कि वो क्या वैल्यू बता रहा है। तो डिप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे आएगा, नेट वैल्यू क्या आएगा, जो हमारा डिप्रिसिएशन हटा दिया गया, वेयर एंड टियर हटा दिया गया, उसको हमने क्या बोला, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी इसको डेप्रिसिएशन को बोला जाता है दूसरे नाम से। ये याद रखना, नहीं तो नेशनल इनकम गया। ठीक है, इसको याद रखने के लिए अब एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन क्या है और कैपिटल लॉस क्या है, आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन समझ लो कॉन्सेप्ट को, बाकी नोट्स तो आपको वहाँ से मिल ही जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, डेप्रिसिएशन वो है जो रेगुलर हमने यूज किया, जिसके चलते उसका क्या हो गया, वैल्यू डिक्रीज हो गया। यदि यूज नहीं करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आज के ज़माने में क्या है, हमने ले लिया, दूसरे दिन उसकी वैल्यू डाउन, सेकेंड हैंड कहलाएगा। तो जितने देर गाड़ी हमने खरीदा, भाई 12 लाख रुपए में गाड़ी हमने खरीदा, अब 2 साल बाद बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको जो फाइनल वैल्यू होगा उससे डाउन करके ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमने चलाया है, टायर घिसा है, उसको वेयर एंड टियर वैल्यू मतलब कहा जाएगा, जो एक्सपेंडिचर थी। तो वो हटाने के बाद जो बचा वो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। हमने चलाया, उसको यूज किया फिक्स्ड कैपिटल को। नेक्स्ट कैपिटल लॉस की जहाँ तक बात है, गाड़ी मान लो मेरा हरिद्वार गए थे हम घूमने, मैंने किसी वैली में खड़ा करा था, अचानक से बहाव आई, निकल लियो, गाड़ी निकल गया। अब मुझे बताओ वो क्या हो गया, कैपिटल लॉस। मान लो गाड़ी मेरे गैरेज में खड़ा हुआ है और रात को अर्थक्वेक हुआ, सारी गाड़ी की सत्यानाश हो गई, तो वो हमारा होगा कैपिटल लॉस। और डेप्रिसिएशन कौन सा होगा, जिसको हमने यूज किया है। तो कैपिटल लॉस, एनीवे ये दो जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कैपिटल लॉस लिखा है तो कोई नहीं, वो तो वैसे भी गया, उसका कोई वैल्यू जोड़ना तो है नहीं। डेप्रिसिएशन वैल्यू जो हो गया कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसको हमको जोड़ना होता है नेशनल इनकम में। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी भी चीज़ के वैल्यू को आप कैसे पता करोगे, डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, वैल्यू डायरेक्ट जोड़ दोगे तो नेशनल इनकम क्या दिखाएगा। मतलब पता चला कि मैंने कोई चीज़ है जिसको 1 साल 4 महीना 5 महीना हो गया यूज कर रहा हूँ, और उसकी पूरी वैल्यू ही सरकार जोड़ के आपसे टैक्स वसूल ले रही है, तो गलत हो रहा है ना। नहीं, कितना दिन आपने यूज किया, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर उसकी प्राइस डाली। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त। तो चलिए जानते हैं ये क्या है डिटेल में। चलो बच्चों ये बताओ कि हमारे भारत में कितने टाइप के टैक्सेस वसूले जाते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा गवर्नमेंट क्या करता है बच्चों, 2 तरीके के टैक्स वसूलता है। एक आपसे लेगा, बोलेगा भाई डायरेक्ट टैक्स पे करो, डायरेक्ट टैक्स पे करो, और एक हम जो पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब सभी बच्चों को ये पता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स जैसे मान लो मैं जो इनकम कर रहा हूँ, उस इनकम के ऊपर जो डायरेक्टली पैसा दे रहा हूँ, इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। कॉरपोरेट कंपनीज वगैरह जो पैसा इनकम कर रहे हैं उसके ऊपर कॉरपोरेट टैक्स पे कर रहे हैं, तो वैसे टैक्स को हमने बोला इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स, जो डायरेक्टली सरकार हमसे ले रहा है। और एक दूसरा टैक्स हो गया इनडायरेक्ट, जो आज के फॉर्म में किस में है, जीएसटी के फॉर्म में है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो फॉर्म है ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। मैंने जो ये पेन खरीदा हुआ है, आप देखना इसके ऊपर जो एमआरपी होगा उसमें लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब ये हो गया, ये टैक्स जिसके ऊपर जो भी 18% या 12% का जो भी जीएसटी का स्लैब लग रहा था, ये ऑलरेडी लग चुका है, और जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है उसने पेमेंट कर चुका है। मैं अभी किसको दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर को दे रहा हूँ। तो मैंने टैक्स क्या डायरेक्ट सरकार को दिया, नहीं, मैंने इस पेन के मैन्युफैक्चर के जरिए वो टैक्स सरकार के पास गया है, तो इसको हमने बोला इनडायरेक्ट टैक्स। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएंगे। बट मुद्दा हमारा नेशनल इनकम के लिए ये नहीं है, मुद्दा हमारा नेशनल इनकम के लिए ये नहीं है। असली मुद्दा तो अब शुरू होगा भाई, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स
या इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों ही दोनों हमारे नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेंगे। अब बताओ बच्चों क्यों नहीं जुड़ेंगे? ये क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि हमसे जो सरकार टैक्स ले रहा है डायरेक्टली हमारे लिए कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इट विल बी कंसिडर एज ट्रांसफर पेमेंट। हम जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? ट्रांसफर पेमेंट। इसके लिए कोई सर्विसेज सरकार हमको नहीं देता है। हमसे जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है इसके लिए हमसे वो कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो इन दैट केस ये डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के दोनों कोई भी हमारे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेंगे। तो सर अब हमको क्यों ये टैक्स के बारे में पढ़ा रहे हो? बच्चों रुको, थांबा, अब समझते हैं अपन क्यों इसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकार हमसे क्या कर रहा है? टैक्स के रूप में पैसा तो ले रहा है, बट बात इतनी हो गई ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो हमारा सरकार है, ये सरकार ने क्या बोला भैया टैक्स दे दो। ये जो जनता है, इन जनता सबको बोला कि टैक्स दे दो। बोलो हाँ, ये सारे जितने पब्लिक है हमारे भारत के, ये सब ने क्या करा? टैक्स दे दिया। ये सारों से इन्हें क्या करा? टैक्स वसूल लिया। ये टैक्स किधर गया? सरकार के पास। अब बताओ, हाँ इसमें तो इनकम जुड़ेगा नहीं, मतलब ये तो हमारे नेशनल इनकम में जुड़ेगा नहीं या डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सरकार हमको डायरेक्टली तो कुछ नहीं दे रहा है इस बदले। बट बात इतनी आ गई, सरकार क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो आप गैस अभी जैसे खरीद रहे हो, गैस में सरकार सब्सिडी दे रहा है, राइट। बहुत सारे आपको लोन्स वगैरह दे रहा है, ऋण माफ़ी कर दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो सरकार खर्चा कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडीज़। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम सब्सिडीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सिडीज़। अब जितने भी टैक्सेस सरकार हमसे कलेक्ट कर रहा है, सब्सिडी के माध्यम से क्या कर रहा है? वो कुछ पैसा वापस कर दे रहा है। यदि वो हमारे से पैसा लिया और वापस किया तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम हम निकालते हैं, उसमें हमको ये दिखाना पड़ेगा ना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने आए हैं। तो सरकार क्या करता है? जितने भी हमारे टैक्स वसूले जाते हैं, ये टैक्स में से हमको, मतलब नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो इस टैक्स में से हमको जितने भी सब्सिडीज सरकार ने दी हुई है, ये सब्सिडी को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। जब हम माइनस करते हैं तब हमको NIT मिलता है, जिसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी यही तो आपको समझना है, सरकार के पास इतने सारे इनकम आया, उसमें से सरकार ने कितना दे दिया, सरकार ने कितना दे दिया, और जो बचा उसी को ही हमको नेशनल इनकम में जोड़ना है। जब तक हम इस सब्सिडी को माइनस नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं पता चले कि भाई हमारा इनकम क्या है। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस बच्चों आए हैं, जितने भी हमारे क्या आया? इनडायरेक्ट टैक्स आया। ये इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या करा गया? सब्सिडी को माइनस किया गया, तो जो निकला उसको हमने NIT कहा। और हमको बच्चों फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट वो होता है जितने भी फैक्टर्स को यूज़ कर कर कोई प्रोड्यूसर ने, मान लो कंपनी में क्या करा हुआ है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया है। क्या किया है? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया है। इसको हम क्या बोलेंगे? जब कंपनी के बाउंड्री ये पार कर रहा है तब हम इसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। मतलब जो भी फैक्टर्स को ये यूज़ कर कर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज का ये क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद सरकार बोलता है भैया इसमें जोड़ दो NIT। क्या जोड़ दो? NIT। मतलब इसमें जो टैक्सेस होता है वो जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जो प्राइस निकल के आता है हम उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। जैसे कि कोई भी कंपनी है, कोई भी
कंपनी है बच्चों, इस कंपनी में क्या हो रहा है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, और ये बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के इस कंट्री के अंदर जब तक हो रही है, जितने सारे मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, मशीन का कॉस्ट, इसका रेंट, उसका प्रॉफिट, सब जोड़ने के बाद जब यहाँ से कोई पेन निकलता है, जैसे ये मार्कर निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फैक्टर कॉस्ट है, सारे फैक्टर जितने भी इन्वेस्ट हुए उसकी कॉस्ट है। इसमें सरकार ने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया, बोला NIT जोड़ दो, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो प्राइस है उसी प्राइस में तो ये मार्केट में मिलेगा। मान लो ये पेन आपका 20 रुपये का है, तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, लेट्स से फैक्टर कॉस्ट था 16, टैक्स जुड़ा 4, तो ये बन गया कितना, 20 रुपये। ये जो 20 रुपये बना, हमने इसको क्या बोला, मार्केट प्राइस। मतलब फैक्टर कॉस्ट में NIT जुड़ा एंड मार्केट प्राइस बना। आपको कंपोनेंट्स में जब NIT दिया होगा तो ज़रूर इसको ध्यान में रखना है कि फैक्टर कॉस्ट में इसको प्लस करना है, तभी तो हमको मार्केट प्राइस मिलेगा। जब हम GDP MP निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तब NIT की ज़रूरत पड़ेगी। तो NIT क्या है आपको समझ में आया, इसको कैसे यूज करना है आपको समझ में आया। जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे ना, मैं एक एक चीज़ आपको याद ज़रूर दिलाऊंगा। तो चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं, स्टॉक वेरिएबल क्या है, फ्लो वेरिएबल क्या है। बच्चों स्टॉक वेरिएबल तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो है स्टॉक है, फ्लो है जो चले जा रहा है, कंटिन्यूअस। तो हमारे इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक वेरिएबल क्या हो जाता है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में आपको नेशनल इनकम निकालना होता है। तो स्टॉक रेफर टू द वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमको देखना है तो वो स्टॉक वेरिएबल में आ जाएगा। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है भाई। अभी बजो 12 बजे कितने पीस बचे हुए हैं समोसे के, तो वो आपका क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल हो गया। मतलब आपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पूछा, कोई इसका टाइम डायमेंशन नहीं है। इट हैज स्टैटिक इन कॉन्सेप्ट, स्टैटिक मतलब क्या, स्टेबल है, इट डज नॉट चेंज। नेक्स्ट आ गया, इसमें हम क्या एग्जांपल देखेंगे, नेशनल वेल्थ हो गया, हमारा पर्टिकुलर ईयर में कितना नेशनल वेल्थ था, तो हो गया, हमने देख लिया कि इस ईयर में कितना था, ना वो चेंज होने वाला है ना कुछ होने वाला है। उसके बाद आपका कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑन 31 अक्टूबर, कितने नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस हुए वो 31 अक्टूबर को, तो वो एक ही दिन की बात है भाई, हमको डायरेक्टली पता चल गया। ये अभी चेंज होगा, 31 अक्टूबर में क्या कार और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे, 31 अक्टूबर फिर से आ जाएगा क्या, नहीं। तो इन दैट केस उसको हमने बोला स्टैटिक इन कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट बोला। वैसे ही आपका फ्लो वेरिएबल हो गया, इट रेफर्स टू द वेरिएबल विच कैलकुलेटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी एक टाइम ड्यूरेशन में, ये समय से ये समय के बीच में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल आउट हुआ, तो वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट, इट हैज अ टाइम डायमेंशन, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, सुबह से शाम तक, दोपहर से रात तक, ये डेट से ये डेट तक, ये साल से वो साल तक, ये महीने से वो महीने तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम डायमेंशन है। ये डायनामिक इन नेचर है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो इसमें चेंज हो सकता है, स्टैटिक नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, इनकम, इसमें क्या क्या एग्जांपल होगा, इनकम टाइम पीरियड में बदलते रहेंगे ना भाई। कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा, नेक्स्ट डिमांड भाई बढ़ेगा घटेगा, वो एक टाइम पीरियड में चलते रहेगा। नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस बिटवीन अक्टूबर दिसंबर, ये अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, तो ये क्या हो गया आपका डायनामिक इन नेचर हो गया। इसके साथ आई थिंक आपको सारी कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम में आपको आने वाली है कैलकुलेशन में, ये आ गया। अब जब हम नेशनल इनकम चैप्टर करने जाएंगे ना, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ ये चैप्टर को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें सारी स्क्रीन में है, आपकी नोट्स भी मिल जाएगी, मैं एक PDF का नोट भी आप लोगों को दे दूँगा, जो आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पर्टिकुलर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा नहीं है। जो भी नोट्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, सारी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में है, उसमें क्लिक कर दें, तुरंत जाके आपका इस चैप्टर का, इससे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो नोट्स है डाउनलोड कर लें। नोट्स के बिना कुछ नहीं होना। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेशनल
इनकम। तब तक बाय बाय।